आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। द वर्ल्ड looks at India as an important pillar of stability, a friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a voice of the global South, an engine of growth in the global economy, a technology hub for finding solutions, a powerhouse of talented youth, and a democracy that delivers. Friends, भारत के 1.4 बिलियन लोगों की प्रायोरिटीज और एस्पिरेशंस, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर उनकी आस्था, इंक्लूसिविटी और इक्वलिटी का हमारा कमिटमेंट, विश्व समृद्धि और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सेलेंसी न्यूसी और हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ताई जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं।
कि जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आप सभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। रिकैपिटलाइजेशन और आईबीसी से हमने भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देते हुए हमने 40,000 से ज्यादा कंपनीज को समाप्त कर दिया है, कंप्लायंसेस को समाप्त कर दिया है। जीएसटी ने भारत में टैक्स के अनावश्यक जाल को खत्म किया है। भारत में हमने ग्लोबल सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतर माहौल बनाया है। हाल में ही हमने 3 FTA साइन किए ताकि ग्लोबल बिजनेस के लिए भारत और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके। इनमें से एक FTA तो यूएई के साथ ही हुआ है। हमने अनेक सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट से FDI के लिए ओपन किया है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में भारत का कैपेक्स 5 गुना अधिक हो चुका है। फ्रेंड्स, भारत आज ग्रीन एनर्जी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को लेकर भी अभूतपूर्व गति से काम कर रहा है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 20 गुना वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत में लाइफ और बिजनेस दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 10 वर्षों में सस्ते फोन और सस्ते डेटा से डिजिटल इंक्लूजन की नई क्रांति आई है। हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभियान, 5G का तेजी से विस्तार आम भारतीयों का जीवन बदल रहा है। आज हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 वर्ष पहले तक भारत में कुछ 100 स्टार्टअप थे। आज भारत में 1,15,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। फ्रेंड्स, भारत में जो ये बदलाव आ रहा है, वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में मिडिल क्लास की एवरेज इनकम लगातार बढ़ रही है। भारत में फीमेल वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी संकेत है और इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि भारत की इस विकास यात्रा से जुड़िए, हमारे साथ चलिए। साथियों, लॉजिस्टिक्स को लेकर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी भारत में आधुनिक पॉलिसीज पर काम हो रहा है। 10 साल पहले भारत में 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में 149 एयरपोर्ट्स हैं। भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क पिछले 10 सालों में करीब करीब 2 गुना हो चुका है। 10 सालों में हमारा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन हो, इनको आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। भारत में आज अनेक नेशनल वाटरवेज पर एक साथ काम चल रहा है। भारतीय पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम आज बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। G20 के दौरान जिस
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई है, वो भी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं, जो कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में इस वक्त बोल रहे थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर। और ये इसका आप सोचिए, प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री के तौर पर जो कार्यक्रम शुरू किया गया था निवेश का, जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है, आज उसके अंदर बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी मौजूद हैं। और दो तीन खास बातें आपको इसकी बता दें। 20 वर्ष इसको पूरे हुए। आज के इस समिट के अंदर जिस तरीके से खासकर आपने जैसे कल देखा था अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने रिसीव किया था यूएई के राष्ट्रपति को, एक खास बात कि वो कभी भी किसी पब्लिक फोरम पर, ऐसे अब जहां बड़ी गैदरिंग होती है, पब्लिक स्पीच नहीं करते हैं। आज उन्होंने वो भी किया है। ये बताया जा रहा है कि ये उनका जो रिगार्ड है प्रधानमंत्री के लिए और भारत के साथ जो रिश्ता है उसको वो कितनी अहमियत देते हैं, ये वो दिखाता है। जब कॉप समिट हुआ था जिसमें वो होस्ट थे यूएई, उसमें भी उन्होंने भाषण नहीं किया था, आज उन्होंने अहमदाबाद में भाषण किया है। आज जिस तरीके से अलग अलग उद्योगपतियों ने कमिटमेंट की, इन्वेस्टमेंट की, और साथ साथ वो नारा दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और ये भी कि भारत आज जिस रफ्तार से प्रगति कर रहा है, इसका भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे कभी कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आज हम जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बहरहाल इस समिट से और क्या उम्मीदें, और प्रधानमंत्री के आज के भाषण की कुछ और खास बातें, जब उन्होंने कहा कि ये मेरी गारंटी है, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इसको होने से कोई रोक नहीं सकता। और वो आज जब दुनिया से बात कर रहे हैं तो केवल गुजरात के लिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में समिट हो रहा है, बल्कि पूरे भारत की तरक्की की एक ग्रोथ स्टोरी जो है वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये आज का प्रधानमंत्री का जो भाषण है कितना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी बोलते हैं तो उनके हर भाषण में कोई न कोई एक लाइन होती है जो उस पूरे आयोजन को लेकर, वैसे तो गेटवे टू द फ्यूचर इस समिट का थीम ही है, लेकिन आज जब वो बोल रहे थे तो दो बातें बड़े, जिसको कहें कि थोड़ा उन्होंने बोल्डली हाईलाइट की है। एक तो ये कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी और हर हाल में बनेगी, कुछ भी हो रहा होगा दुनिया में, लेकिन भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। दरअसल अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं, और बीच में एक रिपोर्ट आई थी जिसके एक हिस्से को लेकर भारत में एक एनालिसिस किया गया। कुछ अर्थशास्त्री हैं, वो वैसे तो विद्वान हैं, लेकिन उनको हमेशा नकारात्मक पक्ष दिखता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये वाला है, अगर गड़बड़ हुआ तो भारत का डेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन उसका एक दूसरा हिस्सा था कि भारत अगर इसी तरह से चलता रहा तो दुनिया की इकोनॉमी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा हो सकता है। जो दुनिया की इकोनॉमी में जिसको हम कहते हैं कि लूप होल्स हैं, वो भारत ठीक कर सकता है। और जो आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के अलावा, उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू एज टेक्नोलॉजी, इसमें भारत सबसे अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। और यही इसीलिए थीम भी वहां है। और जब गांधीनगर में हम इस समिट को होते हुए देखते हैं, वाइब्रेंट गुजरात देश में निवेश लाने का राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का सबसे शानदार उदाहरण है। आज कोई भी कहे, लेकिन उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। उससे आगे बढ़कर अगर हम कहें तो गुजरात से आकर दूसरे राज्यों में उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जब मिलता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2013 में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं तो उन्होंने कहा ही था गुजरात मॉडल। आज वो गुजरात मॉडल दिखता है कि यूएई के शेख वहां आकर बात करते हैं। आज वो गुजरात मॉडल दिखता है कि दुनिया के हर कंपनी गिफ्ट सिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। आज वो गुजरात मॉडल दिखता है कि यूपी जो बीमारू राज्यों में था वो भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाता है। आज वो गुजरात मॉडल दिखता है कि बेंगलुरु, चेन्नई में एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन बना रहा है। और आज वो गुजरात मॉडल दिखता है कि टाटा
फैसिलिटी खरीद ले रहा है वो एप्पल बनाएगा। जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के इस समिट में बात की, तो पूरे भारत की ग्रोथ स्टोरी को उन्होंने सामने रखा है दुनिया के, और जब वो गारंटी देते हैं कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको देश की राजनीति से, क्योंकि चुनाव सामने है तो उससे जरूर जोड़ूंगा, वो एक कॉन्फिडेंस फिर से वो दुनिया को दे रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं। भाई उनके सामने रिपोर्ट्स हैं, जैसे अभी हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे, एसबीआई की जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, वो कहती है कि किस तरह से इनकम टैक्स देने वाले लोग जो हैं वो जो निचले स्लैब से ऊपर वाले स्लैब्स में किस तरह से बढ़ गए हैं। जो 3.5 लाख वाले थे वो 5 लाख में कैसे चले गए हैं। उससे आगे वो माइक्रो कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं, जो माइक्रो कंपनीज़ थी उनका किस तरह से बढ़ा, वो जो है नेक्स्ट स्टेज में आ गई हैं, वो उनका जो सेल्स है, उनका जो ग्रोथ है वो बढ़ गया है। उसके लिए वो जोमेटो का एक जो एग्जांपल भी देते हैं कि 750 सिटीज़ में कैसे वो जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे एसबीआई में जिस तरह से इंडिकेटर्स दिए गए हैं कि जो लोग जो थे, जो एक स्टेटा नीचे के स्टेटा से थे, उस नीचे के इनकम स्टेटा से थे, वो कैसे ऊपर आ गए हैं। और उसमें और एग्जांपल्स दिए गए हैं कि 2 व्हीलर्स की सेल्स घटती जा रही है, 4 व्हीलर्स की बढ़ती जा रही है, यानी लोग जो 2 व्हीलर्स खरीदते थे वो 4 व्हीलर्स अब खरीदने लगे हैं। तो ग्रोथ स्टोरी जो भारत की है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और ये सिर्फ मतलब यहीं के लोग नहीं मानते हैं, वो वर्ल्ड ओवर लोग मानते हैं कि किस तरह से भारत जो है वो जल्द ही जो है, बहुत जल्दी जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसका जो पायदान है वहाँ पे पहुँच जाएगा। और भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट्स जिस तरह से वेरियस कंपनीज कर रही हैं, या बाहर की कंपनियां जिस तरह से भारत को देखती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं यहाँ पर आके अपना उद्योग लगाना चाहती हैं, ये भी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ना केवल ये है बल्कि भारत की कंपनियां जो वर्ल्ड की कंपनीज के लिए प्रोडक्शन कर रही है वो भी बहुत बड़ी बात है। तो एक ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी भारत की बहुत ही शानदार है, और जिस तरह से पिछले 10 सालों में, पिछले कुछ सालों में ग्रोथ तेजी से भारत में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ करते हैं वैसे भी आपकी इकोनॉमी जो है बढ़ने लगती है, आपके यहाँ कंपनियां आने लगती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार ने जो पैसा लगाया है वो भी एक देखने की बात है। जी समीर जी, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले आज जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे उद्योगपति यहां पर तो हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नारा आज मंच से दोहराया, और मुकेश अंबानी वो उद्योगपति थे जिन्होंने ये बात कही कि मोदी हैं तो वाकई मुमकिन है, उनकी बात आप जरा सुनिए एक बार, फिर आगे चर्चा करते हैं। Come from the city of the gateway of India to the gateway of modern India's growth, Gujarat. I am a proud Gujarati. મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે. When foreigners think of new India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. When you speak, the whole world not only listens, but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai? I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination, and execution. They agree, and they also say, Modi hai to mumkin hai. तो मुकेश अंबानी कह रहे हैं मोदी है तो वाकई मुमकिन है, और इसके साथ उन्होंने जो एक बात और कही कि ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े नेता हैं, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। अब ये उद्योगपति हैं तो भाई तारीफ तो देखिए प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी शब्दों का जो चयन है उनका वो बहुत महत्वपूर्ण है। समीर जी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में कोई इकोनॉमी की कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो ज्ञानी है, इकोनॉमिस्ट है, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने फेल कर दिया है। मोदी ने बताया कि 2014 के से लेकर 2023 तक का कार्यकाल में देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है।
कोरोना काल में जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही थी, उस समय देश की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जा सकता है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने अभी पिछले बजट के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का बजट बुनियादी ढांचे के अंदर लगाया, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और रफ्तार जो विकास की बनी रह सके। जब 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर गए थे, उस समय गुजरात की अर्थव्यवस्था का आकार 2.1 लाख करोड़ रुपए का था, और जब 2014 में प्रधानमंत्री ने गुजरात छोड़ा, उस समय वह 13.3 लाख करोड़ का आकार था गुजरात की इकोनॉमी का। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बताया कि गुजरात को कैसे उन्होंने डेवलप किया, और गुजरात का जो उनका मॉडल था दिल्ली आकर उन्होंने पूरे देश के अंदर लागू किया। जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश की इकोनॉमी कैसे नाजुक दौर से गुजर रही थी, और आज देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ठोक कर कह रहे हैं कि अपने तीसरे कार्यकाल में देश को तीसरी इकोनॉमी बनाऊंगा। यह बताता है प्रधानमंत्री मोदी का कि सबको साथ में लेकर कैसे चलना है, उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट कैसा लाना है, उनके लिए नौकरशाही से कैसे आजाद करवा के उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाना है कि तुरंत उनके लिए काम हो, और एक मार्केट के अंदर उत्साह है कि नहीं हमें इन्वेस्ट करना है। आज सरकार इतनी फ्रेंडली है कि सारी सुविधाएं हमें दे रही है, हमें देश में एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, देश की इकोनॉमी के लिए इन्वेस्ट करना है। और सिर्फ भारत के उद्योगपति नहीं, पूरी दुनिया आज भारत को एक सबसे बेहतर मार्केट के रूप में देख रही है, सबसे बेहतर जगह देख रही है कि जहां हम इन्वेस्ट करेंगे तो जहां हमें सुरक्षा भी मिलेगी, सरकार से सहायता भी मिलेगी, और हम वहां पर भय और भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवसाय कर सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी दुनिया के ग्लोबल लीडर्स को दिए, पूरे दुनिया के उद्योगपति को दिए कि आइए भारत में निवेश कीजिए, मेक इन इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया, और उसके बाद जिस तरह के देश के अंदर छोटे छोटे उद्योग पनप रहे हैं, स्टार्टअप शुरू हो गए, मुझे लग रहा है ये बताता है प्रधानमंत्री के विजन को कि भारत को दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जब मोदी तीसरी बार आएंगे तो निश्चित रूप से देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है, देखिए हम और आप ही चर्चा नहीं करते, दुनिया भर में इस बात को लेकर के चर्चाएं होती हैं। हमारे देश में जितने बाकी दुनिया देशों की दूतावास हैं, उनके राजनयिक हैं, उनका काम यही होता है इस चुनावी वर्ष में कि वो अपने अपने आंकलन भेजते हैं कि भाई चुनाव में इस देश के अंदर क्या हो सकता है। इस लिहाज से यहाँ बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स का होना, उद्योगपतियों का होना, निवेश को लेकर के जो भी यहाँ करार होंगे, क्या वो भी एक किस्म की एक आहट है कि चुनाव को लेकर के दुनिया क्या सोच रही है, भारत में क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर पर। और ये कहा जाता है कि बुनियादी शर्त है कि पैसा वहां लगेगा जहां पैसे को डर नहीं लगेगा। अगर पैसे को डर लग रहा है तो यकीन मानिए वहां पैसा जाएगा ही नहीं, बहुत डरपोक होता है। ये बाजार के जो लोग होते हैं वो इसी भाषा में बात करते हैं। और लेकिन चूंकि आपने कहा कि 2024 है तो अब तो पॉलिटिकल बात होगी, तो आज मुकेश अंबानी जैसे बोल रहे हैं, तो क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अडानी जी वाला मामला तो थोड़ा लहरा गया है, तो क्या अंबानी पे अब हमला हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से मोदी है तो मुमकिन है कि नारा मुकेश अंबानी लगा रहे हैं, और शुरू में तो अंबानी अडानी ही बोलते थे, फिर अंबानी जी हटे, सिर्फ अडानी पर हमला शुरू हुआ। अब अडानी जी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया तो क्या करेंगे, अंबानी जी को शामिल करेंगे? ये एक पॉलिटिकल मसला है। लेकिन अगर आप इसके जो जिसको हम कहते हैं ना कि इकोनॉमी के लिहाज से देखें, मुकेश अंबानी कह रहे हैं ये गुजराती कंपनी थी, गुजराती कंपनी है, गुजराती कंपनी रहेगी, लेकिन हमने 12 लाख करोड़ ये हमने निवेश 120 लाख करोड़ 120 लाख करोड़, क्योंकि उनका जो टोटल साइज है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया अभी उनकी बात क्या थी कि इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर, लेकिन ओवरऑल जो वो बताते हैं देश की अर्थव्यवस्था का 3%, टोटल जीडीपी का 3%। आप जरा सोचिए, एक व्यक्ति जब इस तरह से बात कर रहा होता है और वो खड़ा होकर कह रहा होता है कि दुनिया के मेरे दोस्त कैसे हैं, कैसे नरेंद्र मोदी मुमकिन करते हैं, तो मैं कहता हूं कि यहां लोगों का जीवन बदल गया, कारोबार करने का तरीका बदल गया। यूएई के शेख ये सब देखते हैं, दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष देखते हैं, और आज जो एमओयू जो वहां हो चुके हैं, अगर उसका 40% भी जमीन पर आ गया तो यकीन मानिए, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करेगी, इकोनॉमी से लोगों की लाइफस्टाइल पर कितना फर्क पड़ेगा, जो नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत कहते हैं वो कितना फर्क पड़ेगा, उसमें हम बहुत कुछ अचीव करते हुए दिखेंगे। और आज का ये जो निवेश समिट है, 20 साल की कहानी भारत के अगले 25 साल की कहानी को लिखती दिख रही है गांधीनगर से। अच्छा, विपक्ष का एक और हमला रहता है जब ये बात होती है कि हम कितनी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो एक तो इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता खासकर ये कहते हैं कि भाई ये तो होना ही था, ये ऐसी कोई अचीवमेंट के तौर पर प्रधानमंत्री बताएं, ऐसी बात नहीं है, ये तो क्रम के साथ, समय के साथ ये चीज होनी है, भारत की इकोनॉमी तो ग्रो ही करेगी, कभी पीछे तो जाएगी नहीं। एक बात ये अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, जो दूसरा उनका हमला होता है वो होता है इनकम इनइक्वालिटी को लेकर के, देश में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अभी एसबीआई की एक ताजा इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से
इनकम इनइक्वालिटी भी घट रही है, लोगों की आमदन बढ़ रही है, ये साफ संकेत मिल रहे हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में भी मेंशन किया था, एसबीआई की रिपोर्ट जो है बहुत सारे संकेत देती है, किस तरह से उन्होंने इनकम टैक्स देने वाले लोगों के बारे में चर्चा उसमें की है, और किस तरह से जो पहले 3.5 लाख के स्केल में उसमें ये कहें कि उसमें आते थे, वो बढ़कर अब किस तरह से 5 लाख के जो स्लैब है उसमें पहुंच गए हैं। वो 5 लाख कमा रहे हैं तो उस हिसाब से टैक्स जो है उसका गणना हो रही है। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि जैसे 2 व्हीलर्स की जैसे घट रही है सेल्स है, लेकिन 4 व्हीलर्स की बढ़ रही है। तो लोग एस्पिरेशनल जो देखिए, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर तभी खरीदेंगे जब आपके पास पैसा होगा और उसको मेंटेन करने का भी पैसा होगा। तो किस तरह से हो रहा है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। देखिए हमारे देश में किस तरह से वो कहते हैं हर फैक्ट को देखने के दो नजरिए, जैसे अभी आपने जो बात की इंटरेस्टिंग चीज है कि 2 व्हीलर की सेल घट रही है, लेकिन अब कोई कहेगा कि भाई अच्छा इसका मतलब गरीब आदमी अब 2 व्हीलर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन 4 व्हीलर की सेल बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 व्हीलर की सेल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स घट रही है, वो अब कंपैरिजन में घट रही है, यानी जितनी जिस रफ्तार में थी वो नहीं है, रफ्तार कार वाली बढ़ गई। ये समझना जरूरी है। किस तरह से होता है, देखिए अब भारत जो है वो ऑब्वियस चॉइस हो जाता है जब वर्ल्ड में आप बात कर रहे होते हैं चाइना +1 जो स्ट्रैटेजी की। इस वक्त वर्ल्ड ओवर इस स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है, उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा दिखाई देगा, वो भारत दिखाई देता है, जो बड़ी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग आपका कर सकता है। ऑल्टरनेटिव राहुल जी आगे हम लोग इस पर और बात कर लेंगे, एक ब्रेक का वक्त हमारे लिए हो गया। देखिए और आज और बहुत अहम राजनीतिक खबरों का दिन भी है, खासकर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अब से कुछ देर के बाद जो स्पीकर हैं विधानसभा के, वो अपना फैसला सुनाएंगे अयोग्यता के ऊपर कि 40 जो विधायक थे जो शिवसेना छोड़ करके, उद्धव ठाकरे को छोड़ करके उन्होंने अपना अलग गुट बनाया, अब वो असल शिवसेना है, चुनाव चिन्ह उनको मिल चुका है, तो क्या उनको अयोग्य ठहराएंगे आज स्पीकर? इस पर एक बड़ा अहम फैसला उनको देना, इस पर आगे चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए कहानी कुर्सी।